Students, very good morning. Today I will start with the new chapter, Atomic Physics. It is very much interesting chapter. It all started about the observations of atom. Actually, in starting, what happened, you know very well. The theories of dual nature were quick started with the experiment of discharge tube, right? There were some cathode rays discovered by J.J. Thomson, and he told कि there is something in the atom which emits from it, which is the negatively charged particle, and later on he declared that these are the electrons. Fine. अच्छा, अगर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कंपलसरीली होने चाहिए, जब उन्होंने उसको तीन तरीके से हाई वोल्टेज दे करके या हाई टेम्परेचर दे करके और या फिर आप उनको हीट करके देखा गया कि डिस्चार्ज ट्यूब में से एक प्लेट से सामने वाली प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स फॉल होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फॉल होते हैं, तो एक वहाँ ग्लो होता है, फ्लोरेसेंस होता है। जे थॉमसन ने ये कहा कि अगर मैटर के पास इलेक्ट्रॉन है तो ये बात पहले से पता थी कि पूरा एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना कंपलसरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी कंपलसरी होना चाहिए एक एटम के पास। सो एट द टाइम ऑफ जे थॉमसन इन द अर्ली यू कैन से इन 1890s इट वाज डिक्लेयर्ड कि बाय जे थॉमसन an atom is having both positive charge and negative charge, and negative charge he told they are electrons. Fine. So now he discussed कि जे थॉमसन ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज कैसा होना चाहिए। सो एक प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इन्होंने बताया कि ऐसा है कि जो वाटरमेलन में जो रेडिश पार्ट होता है दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम खाते हैं, एंड जो सीड्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स. So if I draw the figure of watermelon, you can say, let us suppose if this red part is nothing but the positive charge, and and these negatively charged particles are electrons. Fine, as he told, these are electrons which are you can say unevenly distributed or non-uniformly distributed in the whole spaces in the atom. So this red color part is the positive charge and these black color dots are the electrons. This was called the Thomson's atomic model. This is called J.J. Thomson atomic model. सो बात ये आ रही थी कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है इतना सारा, बल्कि ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि उस समय पर ये चीज़ नोन थी कि इलेक्ट्रॉन का मास पूरे एटम के मास का 1/1000th पार्ट है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास 1000th पार्ट है पॉजिटिव चार्ज का, तो इसका मतलब पूरा स्पेस पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन का, एटम का। तो दैट इज़ वाई ही टोल्ड कि हो सकता है ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हो, एंड
देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। लेकिन ये भी कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो कुछ इस तरीके से है कि टोटल जो Q इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ number of electrons is such that it is equals to the total positive charge. So it was proposed by J.J. Thomson but that model proved to be wrong. अच्छा, अगर मैं इस मॉडल के सक्सेस की बात करूं तो इस मॉडल ने सबसे पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इजीली एक्सप्लेन किया। जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो दिस इलेक्ट्रॉन कम आउट एंड स्टार्ट फ्रॉम हेयर, मतलब गो आउट फ्रॉम हेयर, राइट। सो दिस वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यू ऑल नो वेरी वेल। थर्मो आयनिक एमिशन भी इससे थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था। सो थर्मो आयनिक एमिशन वॉज easily explained by this model, मतलब he was able to explain these things. And last is the ionization. It is also the same thing, you will read later. So this was the success of J.J. Thomson's atomic model, but this model was failure in two ways. So let us talk about failure of J.J. Thomson's model. The first one is the कि ये मॉडल एमिशन स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन का नहीं बता पा रहा था। एक्चुअली देखिए सिंपल सी बात ये है कि हाइड्रोजन इज़ द सिंपलेस्ट एलिमेंट फाउंड इन नेचर। इट इज़ हैविंग, हाइड्रोजन इज हैविंग वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन इलेक्ट्रॉन। लेटर इज वॉट फाउंड कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, लेकिन उस समय तो ये पता था कि हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट यू कैन से एलिमेंट और उसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो J.J. थॉमसन को तो ये बात पता थी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पूरे मास में, मतलब ये जो पूरा मास है इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। ये नहीं पता था कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, वो तो बोहर ने बाद में आके बताया था। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर हम किसी एटम को एनर्जी दें तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा, किसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। तो जो लाइन स्पेक्ट्रल से मतलब ये समझते हैं कि जो लाइट एमिट होगी, EM वेव जो निकलेगी उसमें केवल एक ही वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ देखा गया कि यहाँ तो बहुत बड़ी सीरीज़ की है EM वेव्स। इसको लाइन स्पेक्ट्रम कह दिया। स्पेक्ट्रम मीन्स अ सेट ऑफ यू कैन से कलर्स, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। सो वो ये समझा नहीं पा रहे थे कि भाई तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक फ्रीक्वेंसी या एक वेवलेंथ की EM वेव एमिट होनी चाहिए थी। कई सारी रेंज ऑफ यू कैन से frequencies why you are getting them. So this model was unable to explain that, and so one word is being decided for it, that is called, this model could not explain the emission of spectral series, emission of spectral lines in hydrogen spectrum. एंड द सेकेंड वन वॉज कि जो रदरफोर्ड के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट was not explained using this method, this model, right? So I will give you notes, don't write from here, you will just understand from it, and a well prepared notes will be given to you. So now let us talk about the alpha particle scattering experiment, also known as Rutherford's स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा ना ये जो रदरफोर्ड थे अच्छी बात ये थी कि J.J. थॉमसन के ही स्टूडेंट थे, और इन्होंने J.J. थॉमसन की जहाँ पे इन्होंने वर्क किया था, J.J. थॉमसन ने उन्हें उन्हीं की लैब में वर्क किया और उनके मॉडल को पढ़ा, देखा कि भाई इसमें कुछ कमियां हैं जिनको रिमूव करना ज़रूरी है। तो आइए बच्चों हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल समझते हैं। that is alpha particle
scattering, and Rutherford's nuclear model of atom। बहुत सिंपल है। देखिए हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक इन्होंने सिंपल सा एक इसका स्कीमेटिक ही मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये मेरे पास कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है और इस रेडियो एक्टिव सोर्स के आगे क्या क्या है, क्योंकि ऑल डायरेक्शंस में इससे रेडियो एक्टिव रेज निकलेंगी, तो लेड ब्रिक्स तो को यहाँ अगर ऐसे लगा दिया है, सो दे यूज्ड सम 2-3 सेट्स ऑफ लेड ब्रिक्स so that you get a unidirectional beam of EM waves, right? Beam of EM, sorry, not EM waves, alpha particles, means this radioactive substance is emitting alpha particle. So from here you are getting the beam of alpha particles, and later on you will find कि अरे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, इनमें से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलते हैं, तो इसलिए हमको इनको एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेना पड़ा। और ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था ये जैसे बिस्मथ जो होता है, कहीं कहीं रेडॉन भी लिखा हुआ है, तो बिस्मथ के कई आइसोटोप होते हैं और बिस्मथ में 83 एटॉमिक नंबर एंड 214 इसका एटॉमिक मास, इस वाले आइसोटोप का इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया और ये कह दिया कि भाई एक सा है कि 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इन्होंने एक बीम ऑफ ये अल्फ़ा पार्टिकल इंसिडेंट करवाए गोल्ड की फॉइल पर। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ कि लेट मी ड्रॉ अ गोल्ड फॉइल, लेट अस चूज अ गोल्ड कलर। सो अब माना कि ये एक गोल्ड की फॉइल थी, बहुत थिन शीट ली गोल्ड की, बहुत थिन शीट, क्लियर। And let me fix it at some point here। ओके एंड इसके आगे क्या किया कि एक वो थी स्क्रीन डिटेक्टर लगा दिया, जैसे हमारे जो पुराने घरों में जो टीवी होते थे ना CRT ट्यूब वाले, तो CRT ट्यूब में यही तो होता था कि इलेक्ट्रॉन आते थे और सामने वाली स्क्रीन पर इंसिडेंट होते थे और फ्लोरेसेंस होता है, मतलब आपको पिक्चर दिखाई देती है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की बीम ही तो है जो स्क्रीन पे फॉल हो रही है। और उसको आपने क्या किया है, उसकी उसमें अंदर की साइड एक पॉलिश्ड होती है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन कहते हैं उसको, जब मतलब अगर इस पर हाई स्पीड से आगे चार्ज पार्टिकल गिरेंगे तो वो क्या करेगा, चमक, फ्लोरेसेंस, ग्लो या साइंटिलेशंस, फ्लैश, कुछ भी कह सकते हैं, वो आपको दिखाई देंगे। तो बस उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल की बीम इस पर गिरेगी और ये थिन गोल्ड की फॉइल ली, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि गोल्ड ही क्यों लिया, ठीक है, और पतली से पतली शीट क्यों ली। तो जब इन्होंने इसको देखा तो भाई ये देखा कि सामने वाली स्क्रीन पर ना मैक्सिमम से मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो कई स्मॉल एंगल से स्कैटर हो रहे थे, मतलब सारे अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे थे, और इससे टकराने के बाद कुछ ही पार्टिकल ऐसे थे जो 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रहे थे बैकवर्ड में, आप ये कह सकते हैं बैकवर्ड स्कैटरिंग और ऑफ ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन क्या भाई, ऐसा है कि 8,000 में कोई एक या 8 या 10,000 अगर इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल गिरते हैं तो उनमें कोई एक आध पार्टिकल ऐसा होगा जो बैकवर्ड में स्कैटर्ड होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री से ज़्यादा पर स्कैटर्ड हुआ, मतलब कि ये मेरा पूरा 90s है ना, दैट इज़ माई 90 डिग्री, सो 90 से ज़्यादा के एंगल पर केवल एक आध पार्टिकल ही स्कैटर्ड हो रहे थे। और ये कहा गया है कि भाई ऐसा है सारे पार्टिकल ऑलमोस्ट स्ट्रेट जा रहे थे गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद, केवल 1% से भी कम यानी 0.14% पार्टिकल 1 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पर इंसिडेंट हो रहे थे, मतलब सारे 1 डिग्री के अंदर ही अंदर स्कैटर हो रहे थे, बाकी के
1 डिग्री से ज़्यादा 1% से भी कम पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे थे। अच्छा, ये कैसे देखा गया भाई? जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिटेक्टर लगा दिया, जैसे कि यहाँ पर वी हैव प्लेस, लेट्स से देयर इज सम डिटेक्टर, और ये ZNS की जो कोटिंग है ना, ये पीछे अंदर की तरफ की है, और ये डिटेक्टर कुछ इस तरीके से लगाया। लेट मी रब दिस थिंग्स। लेट्स से दिस इज़ माई माइक्रोस्कोप। अब क्या होगा कि जब यहाँ कोई सेंटिलेशन या कोई चमक होगी तो माइक्रोस्कोप डिटेक्ट कर लेगा, और ये अल्फ़ा पार्टिकल मान लीजिए ये स्ट्रेट से θ डिग्री के एंगल पर यहाँ इंसिडेंट होता है, तो ये, और ये मूवेबल है आपका जो माइक्रोस्कोप है, ये पूरा सेटअप जो है। तो कभी मान लीजिए यहाँ इंसिडेंट हो रहा है तो हमने यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, अलग अलग जगह जगह पर देखा कि भाई हमें ना, फिर उन्होंने बताया कि डिटेक्ट कर करके कि भाई ऐसा है कि सारे पार्टिकल ऑलमोस्ट यहीं पे मिले उन्हें इस माइक्रोस्कोप में, और बहुत कम 1% से भी कम पार्टिकल ऐसे थे जो 1 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पर रिफ्लेक्ट मतलब स्कैटर्ड हो रहे थे। अब कुल मिलाकर के यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकला और हम लोगों को क्या ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। सो बच्चों, हम लोग कंक्लूज़न समझते हैं। सो एक सिंपल सी ही बात ये निकली कि भाई ऐसा है कि अगर सारे पार्टिकल ऑलमोस्ट स्ट्रेट जा रहे हैं तो इसका मतलब एटम जो है उसके अंदर कई सारे स्पेस एम्प्टी है, देयर इज मच ऑफ द स्पेस इन द एटम विच इज़ एम्प्टी, और इसलिए वो स्ट्रेट जा पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बेचारे बीच रास्ते में रुक जाते और ज़्यादा हमें एंगल पर स्कैटर्ड होते, तो स्ट्रेट नहीं जाते। इसका आप इस फिगर को ऐसे भी समझा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये गोल्ड की फॉइल है और इसके अंदर मेरे पास ये जब इट इज़ डेंसली पैक्ड, एटम्स आर डेंसली पैक्ड, एंड लेट्स से the EM waves, sorry, alpha particles are incidenting like this. Whenever it tends to approach towards the nucleus, it tends to scatter at some place, right? And but most of the alpha particle beams are going straight, and very few are being scattered, right? So in this way ही टोल्ड कि भाई ऐसा है कि बहुत सारा स्पेस खाली है, लेकिन जो न्यूक्लियस है ना, जब उसके पास ही जाता होगा, मतलब जब सेंटर पॉइंट से जाने की कोशिश करता होगा, तभी वो आपका स्कैटर्ड होता है ज़्यादा एंगल पर। ओके, सो यू कैन से सिंस अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सो देयर डिफ्लेक्शन मे बी ड्यू टू 2 रीजन्स। अच्छा, ये जो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम का जो एटम है ना, हाइड्रोजन हीलियम 2 एटॉमिक नंबर होता है इसका, 4 एटॉमिक मास होता है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन, अभी तो पता नहीं था प्रोटॉन होते हैं, बाद में पता लगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। अगर आप इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दें तो ये बेयर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं। बेयर यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपने निकाल लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो अल्फा पार्टिकल क्या है? बेयर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ये याद रखिए, बेयर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। जब इसके पास से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? इसको मैं He++ कह सकता हूँ या नहीं कह सकता? तो यही है अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अब सर अल्फा पार्टिकल के पास तो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, ये आपके एटम का 8000 गुना इलेक्ट्रॉन से 8000 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। अल्फा पार्टिकल 8000 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से, और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जे थॉमसन ने रदरफोर्ड ने कहा कि भाई ऐसा है, जब ये अल्फा पार्टिकल इसको अप्रोच करेगा तो इस पर 2 तरीके के फोर्स लगेंगे। पहला फोर्स ये जो इसका न्यूक्लियस, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज लगाएगा वो, और एक वो जो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। अब भाई सिंपल सी बात है, जब अल्फा पार्टिकल इतना भारी है, 8000 गुना है, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स लगा के उसको ज़्यादा स्कैटर कर पाएगा। तो जहाँ तक कुल मिला के बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज की ही बस की बात है जो इस पर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा, यानी अल्फा पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि अगर इफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, इट इज़ ओनली द पॉजिटिव चार्ज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट स्कैटरिंग। तो ऐसा है, इसका मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज ना सेंटर में तो कंटेंट है ही, मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में ही कंटेंट है। और बहुत पहले वाले उन्होंने उससे तो ये कहा कि छोटे से स्पेस में है, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। और दूसरे इन्होंने इस रीजनिंग से ये कहा कि जितना भी चार्ज है वो सारा
आपका सेंटर पे ही कंटेंट है, पॉइंट फॉर्म में है। ठीक है, अगर इसका फिगर बनाएं तो इसका फिगर ऐसे बनेगा। जैसे कि लेट अस सपोज दिस इज एन एटम एंड दिस इज व्हाट अ न्यूक्लियस इज। ऑल राइट, अच्छा ये तो मैंने बहुत बड़ा बनाया है, पॉइंट साइज़ का होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, और इट इज़ माय पॉजिटिव चार्ज। अब जे थॉमसन के अकॉर्डिंगली नहीं था कि ठीक है, सारा सेंटर पे कंटेंट है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो अब यहाँ कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जे थॉमसन के अकॉर्डिंगली सारा सेंटर पे ही है। सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट अल्फा पार्टिकल, इसमें इंसिडेंट करवाते हैं। सो दूर से जो आने वाली रेस थी वो सारी स्ट्रेट जाएंगी, दूर जो थी अल्फा बीम्स। और इफ़ इट अप्रोचेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो भाई ऐसा है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। अभी समझाऊंगा इसको। मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, ये जो ये दिस वेव दिस लाइन इज वेलोसिटी वेक्टर, और ये न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ना इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। तो अब ये जितनी वैल्यू क्लोज छोटी होगी तो उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करता है। इन्होंने कूलम लॉ की सहायता ली जे थॉमसन सॉरी रदरफोर्ड ने। अब ये क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो आपके अल्फा पार्टिकल्स जो आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये थोड़े छोटे से एंगल पर स्कैटर हो जाएगा, तो ये ऐसे निकल जाएगा। अच्छा, इस फिगर को हम थोड़ा सा और नाइसली ड्रॉ करते हैं। राइट, एंड और अब इम्पैक्ट पैरामीटर और कम हुआ तो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, इम्पैक्ट पैरामीटर और कम होगा तो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। राइट, इस तरीके से। और जब बिल्कुल ही सेंटर पे आने की मतलब थोड़ा सा साइड से इसको बनाते हैं तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से, मोर देन 90 डिग्री पे। और स्ट्रेट जो जाएगा वो रिटर्न बैक हो जाएगा। तो यानी ये भी कैसे देखा गया कि बहुत सारे पार्टिकलों में आप ये कह सकते हैं केवल एक ही पार्टिकल ऐसा था जो आ ही नहीं रहा था सामने, मैंने रिटर्न बैक हो रहा था, आपको जस्ट स्क्रीन के पीछे लग रहा था। यहाँ ना हम लोगों ने स्क्रीन लगाई हुई थी, मतलब ये ऐसा नहीं था एनक्लोज़र, यहाँ पे पूरा एक गोल्ड एनक्लोज़र था, तो यहाँ पे भी पार्टिकल देखा गया भाई। ठीक है, तो इस तरीके से कहा कि ऐसा है कि रिटर्न बैक हो रहा है और एक ही पार्टिकल स्कैटर होता है, तो सेंटर पे ये पॉइंट फॉर्म में है, बहुत छोटा है जब एक ही पार्टिकल आपको एक ही अल्फा पार्टिकल मिल रहा है तो। और ये पूरा जो था ये सेटअप पूरा वैक्यूम चैम्बर में किया था, ऐसा नहीं कि हवा में हम लोग करेंगे क्योंकि उनको फिर नुकसान होगा, मतलब हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर सकता है। तो सारा ये जो सेटअप है ये सारा वैक्यूम चैम्बर में है। तो similarly you can draw these figures like this, and the one which is approaching very close, it is scattered more than 90 degree, and one which is right just going towards the nucleus returns back. So they all are alpha particle, right? So fine, now I hope it is clear to you. अब बात ये आती है कि सर इसका एंगल वगैरह बताइए कितने डिग्री पर ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा था। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कूलम लॉ की सहायता ली गई। ठीक है, उसके उन्होंने बेसिस पे बताया कि जो थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एन पर, एंड द रिलेशन इज गिवन बाय साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, where n is the number of particles scattered at angle theta. Okay, let us write a constant of proportionality n is equals to k 1 upon sin की पावर 4 थीटा बाई 2. सो इसके बेसिस पर कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं। इसका ना एक ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए आपको बता देता हूँ, वैसे आता नहीं है,
अगर मैं यहाँ थीटा स्कैटरिंग एंगल लिखता हूँ, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंड लेट अस सपोज दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमने डिटेक्ट किए थे, तो लेट अस 0, 20, 40, 60, 80 एंड इस तरीके से 100, 120, आप पूरा 180 डिग्री तक लेंगे और यहाँ पर आपको पार्टिकल मान लीजिए 10 की पावर 2 यानी 100, 1000, 10,000 इस तरीके से आपने पार्टिकल लिए, तो देखा गया है कि भाई बहुत सारे पार्टिकल ऐसे थे जो बहुत कम डिग्री पर स्कैटर्ड हो रहे थे और बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो 180 डिग्री पर स्कैटर्ड हो रहे थे, राइट। तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, इस तरीके से, क्लियर। सो 180 डिग्री पर तो कई 20,000 में 30,000 पार्टिकल में एक आध पार्टिकल ही स्कैटर्ड हो रहा था। सो दिस वॉज इज ग्राफ, राइट। नाउ बात करते हैं, इसके बाद एक फॉर्मूला और आता है कि कितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ ना चैडविक की बड़ी इंपॉर्टेंस आई। इन्होंने जैसे कहते हैं ना कि ईंट पर नाचे, एक तरीके से एक्रोनिम है ईंट पर नाचे। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, यू ऑल नो वेरी वेल, टी फॉर थॉमसन, ठीक है। तो ये तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। पी फॉर प्रोटॉन एंड आर फॉर रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी प्रोटॉन की और इन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन नाम दिया, इसलिए रदरफोर्ड को क्रेडिट मिलता है। और उसके बाद ये एन फॉर न्यूट्रॉन एंड यानी चैडविक। तो चैडविक का जो ऑब्जर्वेशन यही था कि इन्होंने ना इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया और इसको कई बार स्टडी किया। तो 1920 में उन्होंने पॉजिटिव चार्ज निकाला अलग अलग मेटल्स का, सारे न्यूक्लियाई का, और ये देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियाई पे वो जेडी पे डिपेंड करता है। मतलब सिंपल सी एक ऑब्जर्वेशन थी, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को कैरी फॉरवर्ड करके देखा भाई, सारे मेटल्स का पॉजिटिव चार्ज निकाला सभी का इस तरीके से, और वो जो पॉजिटिव चार्ज आया वो जेड ई के इक्वल आया। जेड यानी उन्होंने कहा ये जो जेड है ना, जेड ये सभी मेटल के लिए ना अलग अलग है, आयरन के लिए अलग है, सारे मेटल्स के लिए अलग है और ये कांस्टेंट है। और बाद में इसका नाम ना फिर एटॉमिक नंबर दिया गया, बाद में इसका नाम एटॉमिक नंबर दिया गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज था, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन एनी एटम। तो यहीं से खोज शुरू हुई न्यूट्रॉन की। तो उन्होंने कहा भाई ये डिसबैलेंसिंग हो रही थी मास में, अगर एटम के पास केवल प्रोटॉन ही है तो मास टोटल इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप आगे इसको पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो चैडविक ने कहा भाई ऐसा है कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल स्कैटर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड स्क्वायर, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज का स्क्वायर पर डिपेंड करता है कितने पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं। अगर किसी एलिमेंट के पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा स्कैटर्ड होंगे, ठीक है। थीटा डिग्री के एंगल पर कम है तो कम होंगे, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज तो जेड के बराबर होता है। अभी वहाँ उन्होंने इतना ऑब्जर्वेशन किया और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई आप एक इसमें कांस्टेंट लगा सकते हैं। मान लीजिए के यूज़ कर लिया मैंने, के जेड स्क्वायर। मैंने कहा भाई दो मेटल के अलग अलग करना है तो n1/n2 इज इक्वल्स टू Z1/Z2 का होल स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट गया, के से के कट गया। ये रिलेशन आपको याद रखना है, हम बोर्ड में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 90 डिग्रीज 56 पर मिनट। अगर मुझसे कहा गया है कि 56 पार्टिकल पर मिनट 90 डिग्री से के एंगल पर स्कैटर्ड होते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और गोल्ड का फॉइल यूज़ किया था। अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि गोल्ड की फॉइल क्यों यूज़ की थी, आपसे मैंने क्वेश्चन ये पूछना था। तो गोल्ड की फॉइल इसलिए यूज़ की थी क्योंकि गोल्ड एक ऐसा सब्सटेंस है जो मैल्यूएबल है और सबसे ज़्यादा हम इसको डक्टाइल भी है, और इससे थिन शीट हम किसी की पॉसिबल नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। तभी तो गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पतली से पतली शीट ले सकते हैं। और इन्होंने 2 × 10⁻⁷ मीटर की थिन शीट ली थी, ठीक है, गोल्ड फॉइल की। तो वो चाहते तो कोई और भी एलिमेंट ले सकते थे, पर वो ये चाहते थे कि मैं थिन से थिन शीट यूज़ करूँ, दैट्स व्हाई ही यूज्ड गोल्ड। उसके बाद तो सिल्वर कॉपर सब पे एक्सपेरिमेंट हुए। अब ये क्वेश्चन वो बोल रहा है कि
60 डिग्री पे और 120 डिग्री पे कितने पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 90 डिग्री के एंगल पर तो 56 पार्टिकल पर मिनट स्कैटर्ड होते हैं, तो 60 डिग्री पर और 120 डिग्री पर कितने पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे। तो बस हमको एक फॉर्मूला आता है, एन इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन फोर्थ पावर थीटा बाई 2, और कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो एन इज इक्वल्स टू के अपॉन साइन फोर्थ पावर थीटा बाई 2। बेटा वैल्यू पुट करिए के का, के की वैल्यू डिटरमाइन कर लीजिए कांस्टेंट क्या है, मतलब के ना हर मेटल के लिए अलग अलग है, तो के इस मेटल के लिए जिसके बारे में ये बात कर रहे थे हम, उसके लिए के की वैल्यू निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू 56 पुट किया एंड इज इक्वल्स टू के 1 अपॉन साइन फोर्थ पावर 90 डिग्री अपॉन 2 यानी साइन 45 डिग्री, और 56 इज इक्वल्स टू के। अब बेटा साइन 45 फोर्थ पावर, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट टू ऊपर आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू के 1 अपॉन रूट 2 की पावर 4, यानी बेटा ये हो गया 2 2 जा 4, यानी 1 अपॉन रूट 2 होती है, तो ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 56 इज इक्वल्स टू 4k, k इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 4, 14 आंसर, ये 14 के कांस्टेंट आ गया, हर मेटल के लिए कांस्टेंट k निकाल लीजिए। अब दोबारा से पुट करिए भाई, n इज इक्वल्स टू के अपॉन साइन, अब उन्होंने कहा 60 डिग्री पे निकालो फोर्थ पावर 60 अपॉन 2, 60 डिग्री पे कितने पार्टिकल आपके स्कैटर्ड होंगे, के की वैल्यू पुट करो। साइन 30 डिग्री हो गया 60 अपॉन 2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 की फोर्थ पावर, ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 14 इंटू 16, ठीक है। 224 पार्टिकल 60 डिग्री पर आपके रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। अच्छा चलिए 120 डिग्री पे निकालते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एन इज इक्वल्स टू के अपॉन साइन 120 डिग्री का बेटा डायरेक्ट लिख लेता हूँ साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा बाई 2 करना है ना, तो साइन फोर्थ पावर 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसको लिख देते हैं के, यानी 14 अपॉन √3 अपॉन 2, और इसकी पावर 4 थी, ठीक है। आप इसको फेयर वर्क कर लीजिए, ये तो मैं रफली इसको समझा रहा हूँ। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी 14 इंटू 16 अपॉन 3 3 जा 9, और क्योंकि 3 जा 9, राइट, ये बच्चों आ जाएगा 24.89, 25 के अराउंड आएगी वैल्यू। तो कुल मिला के बात ये है कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है पार्टिकल कम हो रहे थे। देखो 90 डिग्री पर 56 पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे थे, मैंने 90 डिग्री के बाद आपका 60 डिग्री पे देखा और 120 डिग्री पे देखा, तो जितना एंगल बढ़ रहा है 25 पार्टिकल ही रह गए, यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है पार्टिकल कम स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कभी पूछ लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई सिल्वर की फॉइल है या कॉपर की फॉइल है, तो सिल्वर का जैसे एटॉमिक नंबर 47 होता है, उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि हम ना सिल्वर की फॉइल यूज़ कर रहे थे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, और ये देखा गया कि 30 डिग्री के एंगल पर 200 पार्टिकल पर मिनट स्कैटर्ड होते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है कि सिल्वर की फॉइल यूज़ की गई, और दे देगा सिल्वर की फॉइल के लिए एटॉमिक नंबर सिल्वर का 47 होता है, 30 डिग्री के एंगल पर 220 पार्टिकल पर मिनट हमारे स्कैटर्ड होते हैं। अब ये कहा कि भाई ऐसा है, सिल्वर की जगह मान लो मैं एल्यूमिनियम की फॉइल ले लूँ, तो बेटा 13 एटॉमिक नंबर होता है, आपको पता है, या कॉपर की फॉइल ले लूँ तो कॉपर की फॉइल का आपको पता है 29, या गोल्ड की फॉइल ले लूँ उसका 79, ठीक है ना। तो ये यूज़ कर लें तो कितने कितने पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे। तो ये बड़ा सिंपल है, हम ना चैडविक का रिलेशन याद रखेंगे कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं ना, वो चार्ज पे स्क्वायर पे डायरेक्टली डिपेंड है, और चार्ज के स्क्वायर पे डिपेंड है, टोटल पॉजिटिव चार्ज के। हमको ये चैडविक का रिलेशन याद है, तो ई से ई कट जाएगा, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू z1 अपॉन z2 का होल स्क्वायर। बेटा n1 z1 पता है, n2 z2 में आपको z2 पता है, n2 निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे कि इसको सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा। एक का आंसर आएगा 15 पर मिनट, एंड 15 पर मिनट पार्टिकल्स आएंगे। कॉपर के लिए आएंगे 76 पर मिनट, और गोल्ड के लिए आएंगे 565 पर मिनट, ठीक है।
तो Z2, Z3 और Z4 के लिए n पार्टिकल्स आ गए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पर्पज से ही बता रहा हूँ। आइए बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर समझते हैं। बड़ा सिंपल है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वो जो पॉजिटिव चार्ज होता था किसी एटम के अंदर और हमारा अल्फा पार्टिकल इस तरीके से इंसिडेंट कर रहा था, तो इस वेलोसिटी वेक्टर और आप इस न्यूक्लियस के सेंटर से पास की गई लाइन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही आप इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। यू कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। जब ये दूर होता है तो इसी को इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। अच्छा, रदरफोर्ड ने ना एनालिटिकली आपका ये कूलम्बियन लॉ यूज़ करके इम्पैक्ट पैरामीटर निकालना समझाया था। ठीक है, तो इनका जो इम्पैक्ट पैरामीटर निकल करके आ रहा था उन्होंने बताया इट कम्स आउट V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड के, यहाँ के ना कांस्टेंट नहीं है, के काइनेटिक एनर्जी है। अभी सब समझाएंगे इसको एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Z E², राइट, इंटू कॉट थीटा बाई 2। थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, थोड़ा ज़रूरी है। इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला B इक्वल्स टू Z²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉस थीटा बाई 2। यहाँ के काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर कोई अल्फ़ा पार्टिकल है और वो 20 या 30 डिग्री पे किसी गोल्ड फॉइल से पास होने पर स्कैटर्ड होता है और हम जो एनर्जी ले रहे थे वो जैसे 5, 6 या कुछ भी 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमने एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल इंसिडेंट करवाया, तो इम्पैक्ट पैरामीटर बताइए क्या होगा। तो वी कैन से, अगर देखो सर हमने गोल्ड की वैल्यू यूज़ की है तो जेड की वैल्यू 79 रखो। आपने कोई भी थीटा मान लिया, मान लीजिए हमने थीटा की वैल्यू ले ली मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक है, और ये कह दिया कि जो एनर्जी थी अल्फ़ा पार्टिकल की वो के कहेंगे ना, के काइनेटिक एनर्जी है, और हमने 10 MeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको इंसिडेंट कराया, तो आप इसको 10 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं। और बेटा इसको ना लगे अभी यहीं कि यहीं हम इसको जूल में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द SI यूनिट जूल। 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, सो B was 1/4 by epsilon naught K Z² cot theta by 2 cot. So 1/4 by epsilon naught you have to push the value, K की वैल्यू पुट करिए एंड Z की वैल्यू 79, E² यू नो वेरी वेल, थीटा बाई 2 यानी कॉट 30 डिग्री 30 डिग्री, और कॉट 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1030, ठीक है, 1/1030 की जब वैल्यू पुट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर। वट एवर द आंसर यू गेटिंग, दिस इज जस्ट वन ट्रायल कि हमको किस टाइप से इम्पैक्ट पैरामीटर का क्वेश्चन आना चाहिए। अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं पहले, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल टू द न्यूक्लियस, मतलब कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना नज़दीक जा सकता है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, वैसे तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी आई थी, महर्षि कणद हमारे यहाँ भारत में महर्षि कणद थे, उन्होंने बताया कि कण से छोटा कुछ भी नहीं है, और किसी भी एलिमेंट को हम डिवाइड करते जाएं मैटर को, तो वो कण कण में डिवाइड हो जाएगा, उससे छोटा कुछ नहीं है, इसलिए उनका महर्षि का नाम श्री कणद था। लेकिन ये कहा जाता है कि इसकी शुरुआत डाल्टन ने की 1800 के आसपास, और उन्होंने कहा कि सारे मैटर एटम से मिलके बने हैं, एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, बिल्डिंग ब्लॉक है एटम। फिर उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, जैसे अब हम एटम के बाद काफ़ी सारे साइंटिस्टों ने बताया कि इनके सिंबल क्या क्या होने चाहिए। हर एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम सारे आपस में एक जैसे होंगे। जे थॉमसन के मॉडल के बारे में समझते हैं, उन्होंने बताया कि भाई वाटरमेलन इसको मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर सीड्स की तरह लगे हुए हैं। इन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आयोनाइजेशन, थर्मोनिक एमिशन इनके मॉडल से एक्सप्लेन हो रहा था, लेकिन ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम वो नहीं हो पा रहा था एक्सप्लेन। वो ये नहीं बता पा रहे थे कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन, जैसे सिंपल हाइड्रोजन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन है ये लाइट को एमिट करेगा तो एक ही फ्रीक्वेंसी की करे, इतनी सारी आपको सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स क्यों मिल रही थी। फेल हो गया ये मॉडल। उनके ही स्टूडेंट रदरफोर्ड ने उनकी लैब में काम करके स्टडी करके बताया। और ख़ास बात बच्चों ये थी कि रदरफोर्ड ने नहीं,
रदरफोर्ड ने अपने 2 स्टूडेंटों को जिम्मेदारी सौंपी थी, और गीगर और मार्सडेन इसको जिम्मेदारी दी थी, और इनसे कहा कि भाई तुम ऐसा है, तुम मेरी लैब में एक्सपेरिमेंट करो। और एक थे अर्नेस्ट मार्सडेन और एक गीगर नाम के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने रदरफोर्ड के कहने पर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उस पर काफ़ी वर्क किया। तो उन्होंने बताया कि अगर मैं एक वैक्यूम चैम्बर में लेता हूँ आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और अल्फा पार्टिकलों से निकलेंगे, लेड की ब्रेक लगा दो, उनको यूनिडायरेक्शनल बीम में कन्वर्ट कर दो, 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बीम ले लो। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लगा करके अल्फा पार्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम प्रोवाइड करा दें। वैक्यूम चैम्बर में इन्होंने लिया था ये सारा। मैं शुरुआत के मॉडल पे ही आ जाता हूँ। उसके बाद इन्होंने देखा कि भाई ऐसा सारे बीम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जा रहे थे। 1% से कम पार्टिकल ऐसे थे जो 1 डिग्री से ज़्यादा पर स्कैटर्ड हो रहे थे, और कहीं 8,000 या 10,000 पार्टिकल में एक पार्टिकल 90 से ज़्यादा डिग्री पर बैकवर्ड स्कैटर्ड हो रहा था। तो इसका मतलब है ऐसा है कि एटम में सारा स्पेस एम्प्टी है और सारा जो है चार्ज वो सेंटर में है। ये कब पता लगा? ये आगे पता लगा कि भाई ऐसा है कि जो आपका अल्फा पार्टिकल है ना, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इसको डिफ्लेक्ट कौन कर सकता है? कूलम्बियन फोर्स से हो सकता है, क्योंकि कूलम्बियन फोर्स इन लोगों से पहले ही दे चुके थे कूलम। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है, 8,000 गुना भारी है अल्फा पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन का तो कंट्रीब्यूशन कुछ हो नहीं। इलेक्ट्रॉन की बस की बात तो है नहीं कि वो अल्फा पार्टिकल से कह दे कि तुम मेरे पास आ जाओ। दूरी भगा सकते हैं, न्यूक्लियस भगाएगा गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड के पास एटॉमिक नंबर 679 है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब ना ये गोल्ड न्यूक्लियस की बस की बात थी जो इन अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कर दे। इतना भारी अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो जाए, कोई मतलब ही नहीं था। इसका मतलब ये कहा गया कि भाई ऐसा है कि ना ये पॉजिटिव चार्ज कभी स्कैटर्ड हो ही नहीं सकता, डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता वाटर में। ये तो एक सेंटर पे बैठा हुआ है जो इतना फोर्स लगा रहा है। अगर ये पूरे में भरा हुआ होता ना पॉजिटिव चार्ज, तो ये अल्फा पार्टिकल को इस तरीके से फोर्स नहीं लगा पाते कि उसको भी शिफ्ट कर देते। ये सब मिल करके एक यूनिटी बना करके 1 और 1 11 हो गए, और फिर इसको भगा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब बहुत थिन पॉइंट है, वहाँ पे सारा चार्ज कंटेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में हमने देखा, और वो कहा कि भाई कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पर मिनट स्कैटर्ड होते हैं। मान लिया पर सेकंड एन की वैल्यू दे देगा यूनिट में, तो उसका क्या रिलेशन है? तो एन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन 4 पावर θ/2। थीटा उतनी कितने डिग्री पर आपको इंसिडेंस स्कैटर निकालना है। ये ग्राफ हमने लोगों ने पढ़ा कि भाई कम एंगल पर सबसे ज़्यादा पार्टिकल स्कैटर होते हैं, और जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग हम बढ़ाते जाएँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी डिक्रीज होते जाएंगे। फिर हमने पढ़ा चैडविक का, फिर हमने देखा कंट्रीब्यूशन ये आया। उन्होंने बस इतना सा काम करके हमें बता दिया कि भाई जो नंबर ऑफ पार्टिकल है ना वो Z² पे डिपेंड करते हैं, और उन्होंने ये भी देखा कि सब पार्टिकल पे, सारे एलिमेंटों पे जो चार्ज है वो Z एक कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड करता है। लेटर उसको एटॉमिक नंबर नाम दे दिया गया। ठीक है, तो चैडविक के बाद हमको ये Z² आया, और हमने यहाँ पे n1/n2 Z1/Z2 का स्क्वायर पढ़ा। तो 2 फॉर्मूले आपको ये याद रखने थे, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चंस किए काफ़ी। इम्पैक्ट पैरामीटर समझा कि ऐसा है कि जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसका वेलोसिटी वेक्टर, ये मतलब ये वाली लाइन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन passing through the nucleus center. So now let us see the distance of closest approach of an alpha particle to the nucleus. तो कितना क्लोजली अप्रोच उसको करेगा। यहाँ से ना आपको साइज ऑफ न्यूक्लियस पता लग गया। इस एक्सपेरिमेंट से साइज ऑफ न्यूक्लियस का पता लगा। बहुत सिंपल सी बात थी। देखिए, एक अल्फा पार्टिकल है, +2e चार्ज है अल्फा पार्टिकल पर। ये मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, ये एटम, और उसके सेंटर पे न्यूक्लियस। बेटा जेड एटॉमिक नंबर। मैंने माना कि इसकी जो रेडियस है लीस्ट से लीस्ट R0 है, R0। क्लियर? और अब होगा क्या, सिंपल सी बात है, अल्फा पार्टिकल उसको अप्रोच करेगा तो कहीं ना कहीं अल्फा पार्टिकल आपने के काइनेटिक एनर्जी को फेंका है इसके पास। अच्छा, ऐसे जाता तो ऐसे निकल जाता, ऐसे जाता ऊपर जाता तो फिर स्ट्रेट निकल जाता, जैसे भी इस तरीके से आपने पढ़ा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जस्ट हेड ऑन कोलिजन करवा रहे हैं, यानी ये इससे जाके सीधे टकराने जा रहा है,
तो इस केस में क्या होगा, ये रिपेल करेगा, जाहिर सी बात है, ये इसको लौटाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। सर एक पोजीशन ऐसी आएगी कि रुक जाएगा, ठीक है, और रुकने के बाद फिर ये लौटना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ना न्यूक्लियस के साइज़ का पता लगाया गया कि भाई ऐसा है कि यहाँ तक, यहाँ से लौट लिया तो यहाँ तक न्यूक्लियस का साइज़ है। ये एक तरीके से, इस तरीके से एक मैनिपुलेट करके हम लोगों ने पता लगाया। तो कहा कि भाई ऐसा है, देखो ये जो आपने की काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो इस इलेक्ट्रॉन की, ये कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, रिपल्सन फोर्स से कम होती जाएगी, और ये दोनों सिस्टम कौन बना रहे हैं, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस, ये मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। देखो जैसे यहाँ होगा मान लीजिए अल्फा पार्टिकल, तो इन दोनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, आर कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, के कम हो रही है। तो इस पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को इन्होंने यूज़ किया और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे बताया, भाई ऐसा है कि अगर की काइनेटिक एनर्जी से उसको फेंकता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। और आपने यूज 1/4πε0 Q1 की वैल्यू पुट की, यानी अल्फा पार्टिकल के लिए +2e, और हीलियम न्यूक्लियस के लिए, सॉरी हीलियम नहीं, जो आपके पास गोल्ड फॉइल का जो ले रहे थे, या कोई भी जेड एलिमेंट एटॉमिक नंबर Ze अपॉन R0 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड दिस U कम्स आउट टू 1/4πε0 2Z² अपॉन R0। अभी कहा भाई ऐसा है कि यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की वो चेंज करेगी, और डिक्रीज करने के बाद वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा और फिर लौटना शुरू कर देगा, ठीक है। सो 180 डिग्री के एंगल पर लौटेगा। अगर मैंने उस पोजीशन में डिस्टेंस निकाली जाए न्यूक्लियस की, तो उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। यानी यहाँ तक आ गया तो ये लीस्ट डिस्टेंस कम से कम कितना अप्रोच कर सकता है, ठीक है, ये हम लोग निकालना चाह रहे थे। तो जैसे ही रुक जाएगा वैसे ही हम पता कर लेंगे कि दैट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। ओके, सो नाउ लेट अस इक्वेट दिस U इज इक्वल टू K, काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दिया, क्योंकि जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी होल तो वहाँ स्टॉप हो जाएगा आकर के। 1/4πε0 2Z² अपॉन R0 इज इक्वल्स टू K। यहाँ से हमें R0 आ गया 1/4πε0 2Z² अपॉन K। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द अल्फा पार्टिकल विद द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिसाइड्स द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ कंक्लूजन ये था, सर के की वैल्यू बढ़ा दी ना तो R0 की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी आपने ज़्यादा तेज़ी से उसको फेंका। अच्छा बेटा, हम तेज़ी से कैसे फेंकते हैं, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हैं और इसकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं चाहे अल्फा पार्टिकल की। तो यहाँ जितना तेज़ी से फेंकूंगा, यानी के जितना बढ़ेगा उतना R0 की वैल्यू कम होगी, R0 कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अप्रोच करेगा। इसका मतलब ना R0 की वैल्यू हर मेटल के अलग अलग होती है, गोल्ड न्यूक्लियस के लिए अलग होगी, क्योंकि जेड पे भी डिपेंड कर रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपने मान लीजिए कहा कि भाई के कैसे निकालें, तो के इज इक्वल टू, तो सर EV लिख लीजिए, के इज इक्वल टू 2EV। अगर आपने V वोल्टेज लगाया है तो उसके बाद इतनी एनर्जी होगी। क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए 10⁵ वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो कितनी काइनेटिक एनर्जी बनी, तो आपसे बस इतना कह दिया तो बेटा आप 2EV लगा दीजिए, 2 × E/V। के आ गया, के पता लग गया, तो 1/4 कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, और जिस मेटल के लिए दिया उसकी जेड की वैल्यू आपको पता ही होगी। जैसे गोल्ड दे दिया तो जेड की वैल्यू 79 दे देंगे वहाँ पर, या कॉपर है तो R0 की वैल्यू आ जाएगी। आप सभी को मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और CBSE में क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप सुनिए। इन गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, बेटा गीगर मार्सडेन इसलिए बोलते हैं, इनके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के और इन्होंने सुपरविजन में काम किया। कैलकुलेट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ यू कैन से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा कि कोई मान लीजिए एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 80 है और अल्फा पार्टिकल को ना इन्होंने जो एनर्जी से इंटीग्रेट करवाया वो 8 MeV से एनर्जी से इन्होंने इसको थ्रो करवाया। और क्या होता है कि इट कम्स टू रेस्ट मोमेंटरीली और फिर बाद में लौटना शुरू कर देता है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कैसे क्या होगी और कैसे अफेक्ट करेगी अगर काइनेटिक एनर्जी डबल कर दूँ। काइनेटिक एनर्जी अगर मान लीजिए ट्वाइस कर दी तो लीस्ट डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, R0। सर ये हाफ हो जाएगी, ये तो अभी पढ़ा था ना, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। बस
CBSE में आया है 2012 में, और इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद मैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल शुरू करूँगा अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।